नमस्कार, मैं राहुल कुमार और आप देख रहे हैं मेरा जिला। मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अब तक हमने मेरा जिला के जो खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में हमने वार्डों में जाकर वहां के प्रत्याशियों से बात की और जाना कि आखिर वो चुनावी दंगल में आखिर किस मुद्दे के साथ में चुनाव लड़ रहे हैं। अब हम चुनावी दंगल में जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अब हम चेयरमैन प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर नगर पालिका के अध्यक्ष पद के लिए आखिर चुनावी दंगल में किन मुद्दों के साथ में आएंगे और क्या मुद्दे होंगे। उसी को लेकर हम यहाँ पर संभावित प्रत्याशी आनंद कुमार जी से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर चुनावी दंगल में बीजेपी की तरफ से ताल ठोकते नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी क्लियर नहीं हुआ है कि पार्टी किसी को टिकट दे, किसको टिकट दे। उसी को जानने के लिए हम यहाँ पर सर, चुनावी दंगल में आप ताल ठोक रहे हैं, बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान हुआ नहीं है, लेकिन ऐसे में किन मुद्दों के साथ में आप चुनाव में आएंगे? देखिए, नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव है वो इस प्रकार का चुनाव है कि नगर के मुद्दों को लेकर के ही वार्ता होनी चाहिए। हम इधर उधर के मुद्दों की बात करें तो कोई उचित नहीं हुआ। नगर के बहुत खास मुद्दे होते हैं कि सड़कें जब भी बने अच्छी बने, नगर में जितना भी विकास कार्य हो वो इस प्रकार का हो कि लोगों को भाए। किसी भी गली में, मोहल्ले में, कॉलोनी में कोई भी कार्य बिना भेदभाव के होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव किसी के साथ नहीं होना चाहिए। जहाँ तक आता है सवाल कि भाई आप क्या करेंगे, तो देखिए, पहली बात तो यह है कि संगठन हमको इस हेतु चुने, इस योग्य समझे और ये पाए कि हाँ, हम नगर पालिका को चला सकते हैं, तो वो हमें टिकट देगी। और जब वो हमें टिकट देगी तो निश्चित रूप से हम संबल के विकास के लिए कार्य करेंगे और संबल का विकास इस प्रकार से करेंगे कि चहुमुखी विकास हो और चारों तरफ लोगों को ऐसा लगे कि अनंत अग्रवाल एक ऐसी हमारे पास चेयरमैन आया है कि उस चेयरमैन ने सबको सुना है, सबको देखा है और सबको देखने के पश्चात आज वो कुछ उनसे अलग और उनसे अच्छा करे। ऐसी सोच लेकर के मैं यहाँ आना चाहता हूँ। मैंने अपना आवेदन भाजपा कार्यालय में दे दिया है। भाजपा कार्यालय से और संगठन से और हमारा जो उच्च स्तरीय संगठन है, अगर वो इस योग्य मुझे पाएगा और मुझे टिकट देगा तो मैं आपके साथ दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरे साथ पूरा शहर दिलो जान से, कंधे से कंधा मिला करके मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार है और मेरे लिए काम करने के लिए तैयार है और मैं संबल नगर के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है, मैं अभी फिर से कह रहा हूँ कि हमारा काम जो है सिर्फ सड़कों का विकास करना, लाइट की व्यवस्था करना, पूरा शहर जगमग हो, पार्कों की व्यवस्था करना, और सबसे बड़ा मुद्दा जो संबल का सबसे विषम मुद्दा है जिसे आज तक कोई चेयरमैन नहीं कर पाया, कि जगह जगह पर रिक्शों के खड़े होने के लिए स्टैंड बनने चाहिए। दूसरी चीज़ कि जगह जगह पर पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। कहाँ व्यवस्था होगी ये चेयरमैन को देखना चाहिए। आज तक कई बार, यानी कि मैं समझता हूँ पिछले 10 वर्ष से हम ये देख रहे हैं कि बार बार ये मुद्दा उठता है कि पार्किंग की व्यवस्था हो, पार्किंग की व्यवस्था, पूरे शहर में जाम लग जाता है। शासन प्रशासन दोनों भी इस तरह से परेशान दिखता है अगर देखा जाए, लेकिन बिना चेयरमैन के वो कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि जो नगर पालिका का अध्यक्ष होता है वो नगर का प्रथम नागरिक कहलाता है और उसका ये दायित्व बनता है कि वो शहर की सुरक्षा के लिए, शहर में आवागमन की सुविधा के लिए किस प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराता है, कैसे उपलब्ध कराता है, ये सारा जो वातावरण है, सारी जो व्यवस्था है, ये उसके पास है। वातावरण की आपने बात की तो हमने यहाँ पर जब संबल में घूमे तो चेयरमैनी के बहुत से दावे आए, लेकिन अगर मैं अभी फिलहाल चुनाव विधानसभा के में जाऊँ तो यहाँ रुख एक अलग सा बना हुआ है। यहाँ समाजवादी ने 1 लाख वोट प्राप्त किए, जो एक ऐतिहासिक जीत इकबाल महमूद की हुई है। ऐसे में समाजवादी के जितने प्रत्याशी, संभावित प्रत्याशी आ रहे हैं, वो ये मान रहे हैं कि समाजवादी का वोट बैंक बहुत अच्छा है, ये गढ़ भी कहा जाता है। इस गढ़ में जो भी प्रत्याशी आएगा वो समाजवादी की सीट क्लियर करेगा चेयरमैनी को लेकर। ऐसे में अगर आप समाजवादी से तुलना करेंगे तो यहाँ क्या लगता है कि फाइट बीजेपी और समाजवादी में या देखिए, जहाँ तक सवाल फाइट का है, हम किसी फाइट की बात ही नहीं करेंगे, हम संबल के विकास की बात करेंगे। पूरे शहर को ये बात सोचनी होगी। ये मैं मानता हूँ कि यहाँ आबादी, अगर हम हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे तो संबल में ये संभव नहीं है कि हम सीट जीत सकें। लेकिन यदि हम बात करते हैं कि संबल के विकास की बात करनी है तो प्रत्येक दशा में संभल की जनता को विकास के साथ होना चाहिए।
और रूलिंग पार्टी के साथ होना चाहिए। क्योंकि रूलिंग पार्टी का जब कोई भी अध्यक्ष या कोई भी नेता होता है तो निश्चित रूप से आप ये महसूस करते होंगे कि वो कहीं ना कहीं एक ऐसा वातावरण दे सकता है जो संभल के विकास की हो। तो संभल के विकास के लिए जनता को सोचना होगा। हमने अध्यक्ष अकेला कुछ नहीं कर सकता। आपको अध्यक्ष किसको चुनना है? भाई देखिए, अगर हम पार्टी की बात करें और अगर पार्टी की बात करेंगे तो ये होगा कि साहब सापा का गढ़ है तो सापा का ही साहब चेयरमैन होगा, और अब तक होते रहे, कभी सापा का हो गया है तो कभी बासपा का हो गया। लेकिन संभल को क्या दिया है, ये संभल की जनता को सोचना है, हमें नहीं सोचना है। हम तो संभल की जनता के लिए यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, संभल के विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरी ये प्रबल इच्छा है कि संभल में ऐसा विकास हो जो किसी ने ना देखा हो। और इसका प्रमुख कारण क्या है, क्यों आप लोग मेरे पास आए हैं, आप लोगों ने मेरा इंटरव्यू लेने की व्यवस्था की है, तो कुछ ना कुछ तो खास सोचा होगा। ये शहर कुछ ना कुछ तो खास सोच रहा होगा कि उसने मुझे प्रस्तावित किया, अन्यथा मैं तो पता नहीं इस योग्य था नहीं था। मैं तो ज़मीन का आदमी हूँ। मैं 37 साल की नौकरी करके कोषागार से मूलतः मैंने नौकरी की और अंत में मैं शिक्षा विभाग में कोषाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। और मैंने ऐसे पद पर नौकरी की है कि मैं बारीक से बारीक बात भी कार्यालयों की जानता हूँ कि कार्यालयों में कहाँ कैसे कार्य किसी स्टाफ से लिया जा सकता है, कहाँ कैसे कार्य ठेकेदारों से लिया जाता है। इस कार्य को जानने वाला ही सिर्फ नगर पालिका जैसी जगह पर कामयाब हो सकता है। नगर पालिका में बड़े सुधार की ज़रूरत है। उस सुधार को कौन करेगा, ये जनता सोचेगी। अगर उसने हमें चुना तो हम निश्चित रूप से आपसे वादा करते हैं कि जिस प्रकार से हमने 37 साल निष्कंटक नौकरी की है, निष्कंटक सेवा की है हमने अपने डिपार्टमेंट की, उसी प्रकार से हम नगर पालिका संभल की सेवा करेंगे। और नगर पालिका संभल की सेवा करते हुए पूरा नगर इस बात को देखेगा कि हमारा कार्यकाल ऐसा होगा कि जैसा लोगों ने कभी 20 साल में ना देखा होगा। परंतु इसके लिए मुझे संभल के सहयोग की ज़रूरत होगी, संभल की जनता के सहयोग की ज़रूरत होगी, हर व्यक्ति की ज़रूरत होगी। यहाँ कहीं भी सापा बासपा ये सोच करके लोग वोट ना करें, वोट करें ये सोच करके कि संभल का विकास कौन करेगा। आपने हिंदू मुस्लिम की अगर बात की थी कि हिंदू मुस्लिम की अगर संख्या देखी जाए तो वाकई में लगता है कि समाजवादी का गढ़ है। हमने ये अब इधर आकर देखा है कि MIM पार्टी जो मुस्लिमों को रुझाने में लगी है, हालांकि संभल में उन्होंने कदम भी रख दिया है। ऐसे में हम अगर पिछला चुनाव भी देखें तो 20,000 के समथिंग उन्होंने वोट भी मिला, लेकिन यहाँ के सदर विधायक जो है वो MIM पार्टी को BJP का बी पार्टी मानती है। ऐसे में जो नगर निकाय चुनाव हैं तो ऐसे में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो ओवैसी को जाने के लिए तैयार हैं, ओवैसी खींच रहे हैं। संभल की अगर बात की जाए तो यहाँ से प्रत्याशी भी उन्होंने घोषित कर दिया है, तो आपके लिए तो और फायदे। नहीं, मैं फ़ायदे और नुकसान की बात करूंगा नहीं। मैंने तो अभी आपसे ये बात कही, बार बार ये बात कहूँगा, ना मैं हिंदू की बात करूँगा ना मैं मुस्लिम की बात करूँगा, मैं सर्व समाज के लिए काम करूँगा। मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं है कि कौन खड़ा है, किसने क्या किया है, किसने गलत काम किया है, किसने। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पिछले 20 सालों में जो भी लोग यहाँ आए, जिन लोगों ने भी जो भी काम किया, मैं ये नहीं कहता कि किसी ने जो किया है वो पूरा शहर जानता है। मैं अपने मुँह से कहूँ, क्या कहूँ, क्यों कहूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं। मुझे ज़रूरत इस बात की है कि यदि जनता मुझे चुनेगी तो कुछ ना कुछ अलग ऐसा देखने को मिलेगा कि पूरा शहर देखेगा और पूरा जनपद देखेगा, और पूरा जनपद ही नहीं, मैं पूरे उत्तर प्रदेश को एक आदर्श नगर पालिका के रूप में संभल को दिखाऊंगा कि संभल की जो नगर पालिका परिषद है वो एक आदर्श नगर पालिका है और वहाँ पर ऐसा विकास हुआ है जो, और जब मैं ये काम करूँगा तभी ये सिद्ध कर पाऊँगा कि मैं क्या हूँ। अभी मुझे ज़्यादा कहने से कोई लाभ नहीं होगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से ये कहूँगा कि आप मुझे बनवाइए, आप मुझे टिकट दिलवाइए, और अगर आप मुझे टिकट दिलवाते हैं या मुझे शहर की जनता चुनती है तो निश्चित रूप से विकास चरम सीमा पर होगा और चहुमुखी विकास होगा। मैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करूँगा। चुनावी दंगल में हमने जब मैदान में आए और हमने देखा कि आखिर चुनावी दंगल में कार्यक्रम जो हम कर रहे हैं वहाँ अगर स्थिति देखी जाए तो समाजवादी के इतने होर्डिंग लगे हुए हैं, सदर विधायक अलग अपने प्रत्याशियों को लड़ा रहे हैं, एक बार आपके सांसद जो हैं वो अलग लड़ा रहे हैं, तो ऐसे में उनमें भी फुट दिख रहा है, दो पक्ष नज़र आ रहे हैं। दिखना ही चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जब पार्टियों को सिंबल देने ही है तो हर पार्टी सिंबल देने के लिहाज से अपना अच्छे से अच्छा प्रत्याशी उतारेगी, और उतारना ही चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मेरी वजह से कोई प्रत्याशी ना उतारें, प्रत्याशी उतारें, जरूर उतारें, परंतु इस बात का ध्यान रखें
के शहर का विकास कौन करेगा। और अगर शहर का, देखिए, सिंबल देना ये पार्टियों की मजबूरी है, लेकिन शहर के विकास की ओर निगाह करना ये हर नेता का दायित्व है। जो भी यहाँ के एमएलए हैं, जो भी यहाँ के एमपी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो संभल के विकास की तरफ देखें, क्योंकि अभी तक संभल का विकास क्यों नहीं हुआ है वो सब समझते हैं। परंतु अगर संभल के विकास की तरफ जाना है तो निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को लाना होगा जो सब समाज से संबंधित हो, जो सबको देखे, जो सबके लिए काम करे। मैं सबके लिए काम करने का प्रयास करूँगा, ऐसी मेरी इच्छा है। और मैं चाहूँगा कि वो सब मुझे आशीर्वाद दें और मुझे इस योग्य समझें कि मैं यहाँ से चुनाव लड़ूँ और चुनाव लड़ने के बाद जीतूँ, क्योंकि मुझे सभी का साथ चाहिए। विकास की आपने बात की तो हमने 10 साल नगर पालिका के देखे। इससे पिछले 5 साल में क्या काम हुआ है वो जनता यहाँ की जानती है। हमने यहाँ घोटाले भी देखे, सभासदों के धरना प्रदर्शन भी देखे नगर पालिका के अंदर। और उससे पहले अगर हम जाएं तो जो वहाँ पर एक घोटाला भी हुआ था जिसकी अब परिणाम फैसला जो वो आ भी गया था। वहाँ पर एक ईओ जो थे उन पर भी कार्रवाई हुई है, जो अध्यक्ष थे उन पर भी कार्रवाई हुई है। ऐसे में अब ये 5 साल भी ऐसे ही निकले हैं। 5 साल में हमने ये देखा है कि नगर पालिका में भ्रष्टाचार की सीमाएं लगातार बढ़ती नजर आई हैं। बहुत सी जगह हमने जाकर भी देखा, वहाँ पर 7 लाख का टेंडर पास हुआ है, 7 लाख का बजट उनको मिला है, लेकिन लाख या 2 लाख रुपया लगा है। सभासद कहते थक गए कि यहाँ घोटाला हो रहा है, मगर सरकार में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आप सरकार की तरफ से टिकट मांग रहे हैं। देखिए, सरकार, इस समय जो सरकार है वो आप देख रहे होंगे कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी ये इन सब बातों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। लेकिन हर चीज़ में देखिए समय लगता है, किसी भी चीज़ पर एकदम कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं और माननीय मोदी जी के साफ निर्देश हैं कि इस प्रकार के कार्य जहाँ भी हुए हैं, जहाँ हो रहे हैं, उन सबको हाईलाइट किया जाएगा, उन सबको देखा जाएगा और प्रत्येक दशा में भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई जाएगी। तो आप देख रहे हैं लगातार लग रही है, लगातार लोग बंद हो रहे हैं, लगातार अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है। और अभी आपने देखा कि ईओ पर भी कार्रवाई हुई है। तो इस प्रकार के अगर कार्य कोई भी अधिकारी करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और कार्रवाई जब होती है तो आप देखते हैं कि जब एक के खिलाफ कार्रवाई होती है तो 10 लोग सुधरते हैं। हमारे माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी का यही कहना है कि जब भी कोई भ्रष्टाचार करेगा तब उसे जेल के पीछे भेजा जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और सख्त कार्रवाई होगी। और जब सख्त कार्रवाई होगी तभी देश सुधरेगा, तभी हमारा प्रदेश सुधरेगा। और प्रदेश सुधरने की ओर हमारे माननीय योगी जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि योगी जी हों चाहे मोदी जी हों, हमारे यहाँ कोई भी कार्य, भारतीय जनता पार्टी कोई भी कार्य किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं करती। वो नहीं देखती कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान, वो सबके लिए समान रूप से कार्य करती है। आप देख रहे हैं कि कितने घर बने। अगर घर मिल रहे हैं प्रधानमंत्री योजना में तो आप देख रहे होंगे कि उनमें से 100 में से 80 घर, चाहे आबादी पूरे देश में आप देख रहे हैं 70% उनकी होगी, 30% मुस्लिम होगी। परंतु ऐसा नहीं है। जब घर की बात आती है तो 80% से ज़्यादा जो घर मिल रहे हैं वो मुस्लिम समाज को मिल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि भाई पता चला कि हम इनके लिए नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कर रहे हैं। हमारा तो नारा जो हमारे माननीय मोदी जी ने दिया है, सबका साथ सबका विकास, इसके आधार पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है और हमारी भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से कार्य कर रही है वो निश्चित रूप से आप देख रहे हैं लगातार हमारा ग्राफ बढ़ रहा है। और हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, हम जीतेंगे और हम बढ़िया सीटों से जीतेंगे। और पूरे उत्तर प्रदेश में हम इस प्रकार का माहौल बनाएंगे कि भाई हम लोगों की सीटें जीतें और हम विकास कराने में सक्षम हों। ये तो आप निश्चित रूप से जानते हैं कि जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं होगी तो हम विकास क्या करेंगे। तो संभल के विकास के लिए सत्ता भी तो दिलानी जरूरी है। सत्ता दिलाएंगे तो विकास भी आपको दिखेगा। 15 साल से यहाँ पर बीजेपी का रुख या ग्राफ बढ़ता नजर नहीं आ रहा। उसका कारण स्पष्ट है कि यहाँ पर हमारे मतदाता कम है। चाहे हम विधानसभा की बात करें, चाहे हम नगरपालिका चुनाव की बात करें, हमारे मतदाताओं की संख्या कम है। और उसमें से भी हमारे मतदाताओं को दूसरे पक्षों द्वारा खरीदा जाता है, दूसरे पक्षों द्वारा उनको बरगलाया जाता है, दूसरे पक्षों द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है। समझे, इस प्रकार के कार्य नहीं होने चाहिए। वो वोट जिसे भी देना चाहिए, मुस्लिम है वो हिंदू को वोट देना चाहता है दे, हिंदू है वो मुस्लिम को वोट देना चाहता है दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु वो दिल से दे, मन से दे, जिस पार्टी को भी वोट दे, जिस पार्टी का भी समर्थन हो वो उसे वोट दे, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इसमें आपत्ति है कि कोई किसी वोट को खरीदे या किसी वोट को रिझाए किसी भी तरीके से, इसे हम पसंद नहीं करते और इसे हम होने नहीं देंगे। हम निश्चित रूप से ऐसा वातावरण पैदा करेंगे कि पिछले वातावरणों से वो सब कुछ अलग होगा।
रामपुर जीतने के बाद बीजेपी नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल की तरह देख रही है। समाजवादी और दोनों में जुबानी जंग चल रही है। ऐसे में नगर निकाय चुनाव अगर सेमीफाइनल का काम करता है तो फाइनल आपका लोकसभा चुनाव भी देखा जाए तो विकास के मुद्दे लेकर चल रही है बीजेपी। संभल में किन तरह से मुद्दे को सक्सेस करेगी, क्योंकि अभी तक तो 15 साल से कोई यहाँ पर हमने ग्राफ बढ़ते नहीं देखा है। देखिए, ग्राफ ना बढ़ने का तो मैंने अभी बताया आपको, मुख्य कारण यही है कि पिछले 15 साल में हमारा कोई भी नुमाइंदा, जब 15 साल की बात करें क्या, हम बहुत समय से देख रहे हैं कि संभल में कोई भी नुमाइंदा बीजेपी का या रूलिंग पार्टी की बात करूं, इससे पहले रूलिंग पार्टी के आदमी थे, यानी कि माननीय हमारे इकबाल महमूद साहब रूलिंग पार्टी में रहे, परंतु संभल को मुख्यालय नहीं दिला पाए। तो जब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर रूलिंग पार्टी में रह करके नहीं दिला पाए, इसका मतलब वो रूलिंग पार्टी संभल की हितैषी नहीं थी। बीजेपी जिसका यहाँ पर वोटर बहुत कम है, उसके बाद भी वो संभल की हितैषी बने, उसके लिए आपको कोई ना कोई जनप्रतिनिधि तो देना ही होगा। सेमीफाइनल देख रही है वो, यदि हमें अध्यक्ष नगर पालिका मिलता है, मेरी जगह हो सकता है किसी और को टिकट दें, मैं ये नहीं कहता कि टिकट मुझे ही मिलेगा, टिकट तो किसी को भी मिल सकता है, जिसे उच्च स्तरीय समिति चाहती है, जिसे संगठन चाहता है उसे लड़ाता है, और जिसे योग्य समझता है उसके प्रति उसकी भावनाएं उच्च रहती हैं और वो उसी को टिकट देते हैं। मैं उन सभी के साथ काम करूंगा, जिसे भी कहने के मतलब टिकट हमारी पार्टी देगी हम उनके साथ काम करेंगे, हमें टिकट देगी तो हम लड़ेंगे, और हम ज़बरदस्त तरीके से लड़ेंगे हमने, और उसको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ विकास होगा। तो बात जहाँ सेमीफाइनल की आती है, और सेमीफाइनल के रूप में जिस तरीके से हमने रामपुर जीता है, अगर हमने संभल में, अगर आप लोगों ने हमें जिताया, संभल की जनता ने हमें अगर जिताया जिस तरीके से रामपुर में जिताया, तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए हम अगला 2024 का चुनाव भी संभल में जीतने जा रहे हैं, और हम डंके के साथ जीतेंगे। और अगर हमने ये जीता तो वो जीतेंगे, और वो जीते तो सब जीतेंगे। आप देखना कि कितना विकास होगा। एक बार हमें जनप्रतिनिधि पहले आप ये मिलना चाहिए, और उसके बाद हमें एमपी मिलना चाहिए। अगर हमें लोकसभा का प्रतिनिधि भी यहाँ से मिला तो निश्चित रूप से चहुमुखी विकास होगा, चहुमुखी आपको दिखेगा, और आपको दिखेगा मुख्यालय भी फाइनल होगा, सब फाइनल हो जाएगा, किसी भी प्रकार का कहीं कोई विवाद नहीं रहेगा, संभल का विकास सब तरफ दिखेगा। मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र ये कहा जाता है संभल, ऐसे में बीजेपी जो है मुस्लिमों को रुझाने में लगी है। बीजेपी को जितनी मुस्लिम है अपनी ओर करनी, अभी हमने पसमानदा मीटिंग भी देखी बीजेपी की। ऐसे में संभल अगर क्षेत्र की बात की जाए तो संभल में मुसलमान की संख्या ज़्यादा है, ऐसे में नगर निकाय चुनाव सिर पर है, तो क्या लगता है कि मुस्लिम वोट जो है वो बीजेपी की तरफ और बढ़ रहा है? देखिए, मुस्लिम को वोट प्रत्येक दशा में बीजेपी को देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी मुस्लिम विरोधी नहीं है। सापा हिंदू विरोधी हो सकती है, भाजपा हिंदू विरोधी हो सकती है, लेकिन भाजपा मुस्लिम विरोधी कतई नहीं है। अगर वो मुस्लिम विरोधी होती तो वो किसी भी मुस्लिम को ये कह देती कि भाई तुमको ये सुविधा नहीं मिलेगी, ये सुविधा तो सिर्फ हिंदू को ही मिलेगी, क्योंकि बीजेपी हिंदू की पार्टी है। तो बीजेपी ऐसा नहीं है। बीजेपी कितनी भी हिंदू पार्टी है, परंतु वो निश्चित रूप से सबके लिए काम करती है। ये कहना बिल्कुल गलत है, और यही सोच दूसरी पार्टियों की जो समर्थक हैं, दूसरी पार्टियों के जो मतदाता हैं, उनकी सोच भी यही होनी चाहिए। और यदि वो अपनी सोच बदलेंगे, और यदि वो बीजेपी के साथ आएंगे, तो निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। निश्चित रूप से वो ये पाएंगे कि बीजेपी ही उनकी वास्तव में हितैषी है। समाजवादी को आप हिंदू विरोधी बता रहे हैं, ओवैसी मुसलमान विरोधी बताते हैं अखिलेश यादव को, कहते हैं कि जब मुसलमानों का मुद्दा आता है तो उनको सुनाई नहीं देता है। ये राजनीतिक बातें हैं। हर राजनीतिक आदमी, जैसे हम अखिलेश जी की बात करें तो अखिलेश जी मुस्लिम तो नहीं है भाई, अखिलेश जी मुस्लिम तो है नहीं, बहन मायावती मुस्लिम तो है नहीं, परंतु उनके वोटर मुस्लिम हैं, ऐसा सोचा जाता है। लेकिन फिर भी उन्हें हिंदू वोटर वोट देते हैं, तो इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। लेकिन ऐसी सोच बन गई है, चाहे वो हमारे ओवैसी साहब हो। हमने ओवैसी साहब ये कहते हैं नहीं साहब, ये जो अखिलेश जी हैं वो कहने का मतलब ये है मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन बीजेपी तो ऐसा नहीं कहती। बीजेपी ये कहती है कि कोई भी किसी के विरोधी ना बनो, मतदाता को उसके मन के ऊपर छोड़ दो, मतदाता देखेगा कि मेरा लाभ कहाँ है, उससे उकसाओ मत, उसे बरगलाओ मत, उसे वोट देने दो। जिस दिन ये स्थिति आ गई तो निश्चित रूप से आपके शहर का विकास होगा, आपके गांव का विकास होगा, आपके प्रदेश का विकास होगा और आपके देश का विकास होगा। और उसी पर हमारी भारतीय जनता पार्टी चल रही है। अब भारतीय जनता पार्टी चहुमुखी विकास कर रही है। वो ये नहीं देख रही है कि सापा के क्षेत्र में ना कराओ, बसपा के क्षेत्र में करा दो, ऐसा नहीं है।
यह तो विकास इसलिए नहीं दिखता क्योंकि जब दूसरी पार्टी का आदमी होता है तो विकास होने ही नहीं देता, वो चाहता भी नहीं। तो विकास के लिए तो प्रत्येक दशा में जनता को आगे आना होगा। जनप्रतिनिधित्व तो बाद में है, पहले जनता माई बाप होती है। जनता को ये दिखाना है कि भाई हम रूलिंग पार्टी के साथ हैं, हमें विकास चाहिए। जनता से हमने बात भी की, उन्होंने ये कुछ लोगों के पास हम गए, उनसे जानने की कोशिश की आखिर नगर निकाय चुनाव में इस बार बीजेपी को वोट कितना मिल सकता है और क्या मुद्दे हैं उनके। उनका ये कहना है कि बीजेपी लगातार यहाँ बढ़त बनाई हुई है उत्तर प्रदेश में। अगर हम यहाँ से बीजेपी के प्रत्याशी को जिताते हैं तो विकास होगा, क्योंकि अभी तक समाजवादी का गढ़ रहा है। समाजवादी ने यहाँ से लगातार यहाँ से सांसद भेजे हैं और विधायक भेजे हैं, लेकिन विकास के मामले में संबल पिछड़ा हुआ है। तो स्पष्ट है कि भाई उन्होंने संबल के लोगों को शिक्षित ही नहीं होने दिया। देखिए, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि जनता को, मतदाता को जागरूक करती है। जब हमारा मतदाता जागरूक ही नहीं होगा तो हम मतदाता को कैसे भी लुभा सकते हैं, कैसे भी उकसा सकते हैं। तो सबसे पहली जरूरत संबल में यह है। देखिए, आप देख रहे होंगे कि पूरे प्रदेश में हमारा जो क्षेत्र है, हमारा जो शहर है, वो बहुत पिछड़ा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। तो शिक्षा के क्षेत्र में जागरूकता तभी बन सकती है जब सभी बच्चे शिक्षित हों, और सब बच्चों को शिक्षित करने के लिए बढ़िया से बढ़िया। आज संबल में मैं नहीं समझता कि संबल में अगर मैं नगर पालिका क्षेत्र की बात करूं तो नगर पालिका क्षेत्र में कहीं भी गरीबी का ग्राफ ऐसा नहीं है कि वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा ना दे सके। गरीब हैं, लेकिन गरीबी का क्षेत्र शहर नहीं होता है, वो गांव में होते हैं, आदिवासी लोग होते हैं। लेकिन शहर के सब लोग इस लेवल पे कम से कम है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। अगर बच्चों को पढ़ाने की स्थिति में ना होते तो बच्चे ही पैदा क्यों करते? जब बच्चे हमने पैदा किए हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और जिस दिन सारे बच्चे यहाँ शिक्षित हो जाएंगे, उत्तर प्रदेश के ग्राफ में ये बात आ जाएगी कि संबल शिक्षित हो गया है। अभी तो संबल अशिक्षित है। अशिक्षित होने के कारण ही हमारे राजनीतिक लोग उसका लाभ उठाते हैं। हम इस प्रकार का कोई लाभ अपने मतदाता से नहीं उठाना चाहते। हम तो अपने मतदाता से यही कहते हैं कि भाई अपने बच्चों को शिक्षित करिए, खुद शिक्षित होइए। आप अगर एज में आगे बढ़ गए तो आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाइए। आप बच्चों को शिक्षा दिलाएंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे, बच्चे समझेंगे, और जब बच्चे ये समझेंगे तो शहर के विकास की ओर देखेंगे। वो इस मुद्दे को नहीं देखेंगे कि हमें किसे वोट देना है, हमें सपा को देना है कि बसपा को देना है कि भाजपा को देना है। वो किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन उसे दें जो शहर का विकास कराए, जिले का विकास कराए, प्रदेश का विकास कराए या देश का विकास कराए। उस मुद्दे पर उस पार्टी को वोट देंगे और देना ही चाहिए। अगर वो वोट देंगे तो निश्चित रूप से विकास दिखे। नया विकास क्या करेंगे? अगर विकास की अगर बात आ रही है, हमने संबल की बहुत सी सड़कें ऐसी देखी हैं जो बनी भी नहीं है। संबल की अगर सड़क, लाइट, बिजली, पानी से हटकर आपके बीजेपी इसमें क्या रुख करेगी? देखिए, संबल की जो रोडें अभी तक बनी है उसमें भी अभी आप बात कर रहे थे कि भाई उसके अंदर होता यही है कि पैसा कम लगता है, स्वीकृत ज़्यादा होता है, जिसके कारण उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। उसकी क्वालिटी को सुधारने का तरीका तो वही है कि जब आप नियंत्रण रखेंगे, हर चीज़ पर नियंत्रण करना होगा, हर स्तर पर नियंत्रण करना होगा। जब हर स्थिति को नियंत्रित कर लिया जाएगा तो आपकी सड़कें भी चमचमा जाएंगी। तो सड़कें चमचमाएंगी जब भी सड़कें सीधी। अभी क्या होता है, अभी आपकी सड़कें बनती हैं तारकोल से। हमने सड़कों को सीसी बनाना ही हो। उत्तराखंड में देख भी रहे हैं कि जब सड़कों को सीसी बनाओगे तभी सड़कें रुकेंगी, अन्यथा ये सड़कें नहीं रुकेंगी। जबकि हम देखते हैं कि भाई अगर शहर के अंदर की बात करें तो शहर के अंदर कोई ऐसे भारी वाहन तो चलते नहीं जो सड़क टूट जाती है। भाई सड़क तो जब ही टूटेगी जब भारी वाहन चलेगा। 100 टन का चल रहा है, 200 टन का चल रहा है, 150 टन का चल रहा है, या लोग ट्रैक्टर चला रहे हैं, या लोग बैलगाड़ी चला रहे हैं, या इस तरीके की चीज़ों को चला रहे हैं जिससे सड़क खराब होती है, तब तो मान लेंगे कि भाई सड़क जल्दी खराब हुई। तो संबल की सड़कों के जल्दी जल्दी खराब होने का मुख्य कारण यह है कि उसकी क्वालिटी मेंटेन नहीं। तो हम क्वालिटी पर भी बात करेंगे और क्वालिटी मेंटेन करके सड़क बनवाएंगे। जब क्वालिटी मेंटेन करके सड़क बनेगी तो निश्चित रूप से आप ये समझ लीजिए कि आपको सड़कें, मैं दावा करता हूँ, अभी सरकार कहती है कि 5 साल की सड़कों की गारंटी है। ठेकेदार हो सकता है मरम्मत कर दिया उसने, आज फिर बजरी डाल दी, कल फिर बजरी डाल दी। ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। 5 साल सड़कें या 10 साल सड़कें चलाने, 5 साल की जगह 10 साल वाली सड़कें बनाइए, 15 साल वाली सड़कें बनाइए। उस सड़कें बनाने के लिए हम सरकार से अनुरोध करेंगे कि वो हर सड़क को
सीसी सड़क का एस्टीमेट बनवाए, सीसी सड़क के लिए पैसा स्वीकृत कराए, सीसी सड़क का हमें बजट दे। अगर वो सीसी सड़क का बजट देगी तो हम उत्तराखंड जैसी सड़कें बनाएंगे, हम उत्तराखंड जैसी सड़कें बना पाएंगे। अगर हमने ऐसी सड़कें बनाई तो शहर के लोग कहेंगे कि हाँ, वास्तव में विकास हो रहा है। चुनावी दंगल में देख रहे हैं कि आपके ही पार्टी के कई कार्यकर्ता ऐसे हैं जो टिकट की मांग कर रहे हैं। ये देखिए, हर एक का हक है, टिकट मांगना हर एक का अधिकार है। किसी को भी आप टिकट मांगने से नहीं रोक सकते। टिकट देना नेतृत्व का काम है। नेतृत्व काम करता है टिकट देने का, और वो ये देखता है कि भाई किसको टिकट दिया जाना चाहिए। अगर टिकट देने में किसी भी प्रकार की अगर वो की जाती है, झोलबाजी की जाती है, या किसी भी प्रकार का कहीं पर ऐसा कोई कार्य किया जाता है जिससे कि हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं, तो ये पार्टी का कार्य है। ये इसमें मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि ये पार्टी नेतृत्व का काम है, और नेतृत्व को चाहिए कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को चुने जो शहर के विकास की बात करे और शहर के लिए, क्योंकि नगर पालिका में ज़्यादा कोई राजनीतिक बातें करने का कोई आवश्यकता नहीं होती। ऐसा कुछ नहीं है कि पता चला कि साहब पता चला कि वही कोतवाली में फ़ोन करना है, कि साहब पता चला कि नेताजी को डीएम साहब से लड़ना है, नेताजी को पता चले साहब कहना था ये कि धरना देना है। चेयरमैन को कोई धरना नहीं देना होता। चेयरमैन को तो सिर्फ अपनी नगर पालिका के क्षेत्र में, नगर पालिका के स्तर के जितने विकास कार्य कराने होते हैं वह कराने होते हैं, और जनता को सुनना होता है और जनता के कार्य कराने। मैं जब अगर ऊपर वाले ने मुझे आशीर्वाद दिया और मैं चेयरमैन बना, तो मैं प्रत्येक दिन ये प्रयास करूँगा कि एक वार्ड करूँ, और एक वार्ड करने के बाद फिर रोटेशन में उसी वार्ड को दोबारा 37 दिन बाद या 40 दिन बाद या 2 महीने बाद उसी वार्ड को देखूं और उस वार्ड में क्या कमियां। देखिए, हमारा मुख्य मुद्दा आप जानते हैं, मेन होता है नालियों की सफाई, सड़क की सफाई। नालियों की सफाई और सड़क की सफाई यदि होती रहे तो सड़कें भी कम टूटेंगी, कूड़ा बराबर से उठता रहे, और कूड़े का निस्तारण भी, अभी हमारे यहाँ कूड़े के निस्तारण की व्यवस्था भी बढ़िया नहीं है। ये आप देख रहे हैं, हम कूड़ा निस्तारण का भी व्यवस्था को तत्काल कराएंगे। बैठते ही हम कूड़े निस्तारण की व्यवस्था को अगले 6 महीने के अंदर निस्तारित कर देंगे हमने, और जहाँ कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम कोशिश ये करेंगे। हम, आप जानते हैं हमारे बारे में, हमने कभी ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे जनता हमारे ऊपर कभी भी कोई किसी भी प्रकार का ये उंगली उठाए कि भाई आप कह तो रहे हो कि हम तो अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी में भी इस प्रकार के कार्य करते हैं कि जनता हमसे ये कहे कि आपने अगर 1 रुपया भी खर्च किया है तो सही जगह खर्च किया है, 1 रुपया भी अगर लगाया है तो सही जगह लगाया है। तो मैं चाहूँगा कि जब सरकारी पैसा हो तो वो भी ऐसे ही लगना चाहिए जैसे मैं अपना पैसा लगाता हूँ। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी मैं अपने व्यक्तिगत फंड भी लगाने का प्रयास करूँ। हमने आपको समाज सेवा करते हुए देखा है, राजनीति में आप कदम रख रहे हैं, क्या सोच समझ कर आए हैं राजनीति में? देखिए, लोगों ने गुस्साया, लोगों ने कहा कि साहब आप इतना पैसा खर्च करते हो तो समाज के लिए भी कुछ करो। समाज के लिए आप एक जगह करते हो तो पता चला कि ये सब जगह नहीं दिखता है, सब जगह दिखने के लिए आपको कहीं ना कहीं तो आना होगा। तो हम अपनी पारी खेल रहे हैं नगर पालिका से, तो नगर पालिका परिषद में हम आना चाहते हैं। नगर पालिका परिषद से आने के बाद फिर हम आगे भी चलेंगे, आगे भी देखेंगे, आगे भी आप देखिएगा क्या क्या होता है। लेकिन फिलहाल हम नगर पालिका के लिए ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि यहीं से राजनीति का प्रारंभ होता है, यहीं से राजनीति शुरू होती है। तो राजनीति के एक छोटे से कदम से, जब जमीन का व्यक्ति हो तो जमीन से ही चलना चाहिए, उसे ऊंची उड़ान नहीं करनी चाहिए। इसलिए हम तो नगर पालिका से ही लड़ना चाहते हैं। पहले चुनावी दंगल में हम हर प्रत्याशी से बात करते हैं, आप संभावित प्रत्याशी हैं, आप मेरा जिला के दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, दर्शकों से मैं यही अपील करूंगा कि दर्शक निसंकोच होकर के वोटिंग करें। मतदाता की यह दायित्व बनता है कि एक भी व्यक्ति घर के अंदर रुकना नहीं चाहिए। ऐसा ना हो कि घर में 4 मतदाता हैं तो अक्सर ये देखा गया है कि 2 मतदाता जाते हैं और 2 मतदाता घर पर रह जाते हैं। वो सीनियर भी हो सकते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैं नहीं जा रहा, मुझे डालने का मन नहीं है, ऐसे भी होते हैं। तो मैंने देखा है कि बहुत सारे परिवारों में ये कहा जाता है, अरे 2 वोट डाल तो दिए, मेरे 2 वोटों से कौन सा जीत जाएगा, कौन सा हार जाएगा। ये स्थिति बड़ी चिंताजनक है, ये चिंतन का विषय है। हमने प्रत्येक घर से हर मतदाता को निकलना चाहिए और मतदाता को इसे अपना अधिकार समझना चाहिए और मतदाता को प्रत्येक दशा में वोटिंग करनी चाहिए। मैं मतदाता से यही अनुरोध करूंगा, यही अपील करना चाहूँगा कि प्रत्येक मतदाता इसे अपना धर्म मानते हुए वोटिंग करें। अपने हर बड़े छोटे को जरूर भेजें, चाहे वो कितने ही वृद्ध हों, हमने उनको लेकर के आए, अपने साधनों से लेके आए, वोटिंग कराए।
यदि हमारे किसी सहयोग की ज़रूरत हो तो पता चला कि भाई कहने का मतलब ये कि हम किसी कार्यकर्ता को भी लगा सकते हैं कि भाई कार्यकर्ता उसका सहयोग करके के उसे ले आए। लेकिन सवाल ये कि ये जिम्मेदारी प्रत्येक दशा में मतदाता की बनती है कि मतदाता किसी भी तरीके से उसे लेके पहुँचे। शासन और प्रशासन उनके मत देने के लिए पूरी व्यवस्था करती है और पहले ये प्रयास करती है कि जो भी वृद्ध लोग हैं उन लोगों का या महिलाएं हैं किसी को कोई कष्ट है तो उसका हम लोग मत पहले डलवाते हैं। तो शासन ने जब ये व्यवस्था दे रखी है तो किसी भी वोटर को घर में नहीं रुकना चाहिए। यदि सारे वोटर वोट करने लगे तो निश्चित रूप से आपको लोकतंत्र दिखेगा और लोकतंत्र को दिखाने के लिए वोटिंग करना अनिवार्य है। मेरा लास्ट सवाल है, हम जब उत्तर प्रदेश में सरकार योगी जी चला रहे हैं, इससे पहले भी योगी जी ने चलाई, यहाँ से जो निर्दलीय चेयरमैन बने तो जनता का मानना था कि इससे अच्छा था हम बीजेपी की किसी प्रत्याशी को नुमाइंदे को यहाँ बिठा देते ताकि चौमुखी विकास हो सके। अब क्या फिर योगी जी की सरकार है? यही तो बहुत ज़रूरी है। अगर वो ऐसी सोच रखते हैं, अगर संभल की जनता ये सोच रखती है कि हमें बजाय निर्दलीय के, रूलिंग पार्टी के या किसी पार्टी के उम्मीदवार को जिताना है तो निश्चित रूप से आप ये देखेंगे और महसूस भी करेंगे, तभी तो विकास दिखेगा। भाई निर्दलीय को लड़ा करके क्या विकास दिखना है? विकास तो तभी दिखेगा जब आप सबसे पहले तो आप रूलिंग पार्टी को चुनो, और यदि रूलिंग पार्टी कहीं रह जाती है पीछे तो कम से कम किसी पार्टी पे तो आए ताकि आप अगर उसे शाबाशी ना दे सके तो कम से कम लांछन तो लगा सके कि यार इससे अच्छा तो हम ही नहीं जिता देते, अगर रूलिंग पार्टी को जिता देते तो हमारे संभल का विकास हो जाता। तो ये मन में भावना तो रहेगी रहेगी। तो इस मन के भावना को, इस भावना को अपने मन में ना रखें और प्रदर्शित करें और निश्चित रूप से वोटिंग करें। और वोटिंग करें तो माननीय योगी जी के पक्ष में करें, माननीय मोदी जी के पक्ष में करें। यदि ऐसा करेंगे, मेरे को ना करें चाहें, लेकिन अगर मोदी जी को और योगी जी को वोटिंग करेंगे, मैं सभी हिंदू मुस्लिम भाइयों से ये प्रार्थना करता हूं कि सभी लोग भाजपा को वोटिंग करें, माननीय मोदी जी को वोटिंग करें, माननीय योगी जी को वोटिंग करें। और यदि उन्हें वोटिंग करेंगे तो निश्चित रूप से वो हर लाभ के अधिकारी होंगे, हर जगह उनको लाभ मिलेगा, जहाँ वो जैसा चाहेंगे वैसा। तो देखा चुनावी दंगल में मेरे साथ अनंत कुमार अग्रवाल जी हैं। उन्होंने ये चुनावी दंगल में मुद्दे रखे कि आखिर संभल का विकास तब होगा जब यहाँ से जो चेयरमैन होंगे वो बीजेपी का होना चाहिए, क्योंकि चहुमुखी विकास के लिए सबसे ज़रूरी है कि यहाँ से बीजेपी का नुमाइंदा जीत कर जाए ताकि जो योगी जी हैं वो चौमुखी विकास कर सकें। और भी बहुत से मुद्दे हैं इन्होंने हमको बताया और बताया कि आखिर मैं किस तरह से यहाँ संभल में चौमुखी विकास करूँगा। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाली तारीख में पता चलेगा कि बीजेपी अपनी पार्टी से किसको यहाँ से टिकट देती है और कौन यहाँ से जीतता है। देखते रहें मेरा जिला का खास कार्यक्रम चुनावी दंगल में। और भी प्रत्याशियों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चुनावी दंगल में उनके क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के साथ में चुनाव में उतरे हैं। संभल से मेरा जिला के लिए राहुल कुमार।